हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्रश्नों की सीरीज चल रही है, तो आइए आज देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इससे पहले बताते हैं कि अगर आप डेली क्विज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, इंटरनेट पर गूगल समूह द्वारा संचालित एक वीडियो अपलोड व संग्रह स्थल है। तो ऐसा कौन सा है जिसपे इंटरनेट द्वारा जो संचालित होता है और वीडियो अपलोड और संग्रह किया जाता है? तो यूट्यूब, ब्लॉग, स्नैपचैट, व्हाट्सएप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूट्यूब। ब्लॉग पे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। स्नैपचैट एक चैटिंग वो ऑप्शन है, और उसी प्रकार से व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया साइट्स हैं ये सब। अगला, तकनीकी रूप से सक्षम राष्ट्र क्या कहलाते हैं? तो तकनीकी रूप से जो सक्षम राष्ट्र होते हैं उन्हें प्रौद्योगिकी विकास, सामाजिक राष्ट्र या सबल राष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबल राष्ट्र कहा जाता है जो तकनीकी रूप से सक्षम होते हैं। अगला, मीडिया को लेकर सामाजिक सोच किस प्रकार की है? नकारात्मक, सकारात्मक, संतुलित, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा संतुलित है। अगला, विश्व की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी जीव परियोजना मानव जीनोम, मानव क्लोनिंग, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी या डीएनए तकनीक है। तो मानव जीनोम जो है विश्व की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी जीव परियोजना है। और मानव जीनोम क्या है कि मनुष्य को जीनोम से क्लोन बनाना। अगला, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान की स्थापना नहीं। तो मानव जीनोम से ऐसे बीमारियों का इलाज करना जो कि मानव जीनोम जो अनुवांशिक बीमारियां होती हैं उनका इलाज ढूंढना मानव जीनोम है, जबकि डीएनए तकनीक इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। मानव क्लोनिंग भी इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये तीनों इसके तथ्य हैं, और जबकि इसका संपूर्ण भाग मानव जीनोम के रूप में देखा जाता है। अगला, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, 1960 में, 1950 में, या 1970 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 1950 में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान की स्थापना हुई थी। अगला है, भारत में निम्नलिखित प्रणालियों के विकास का सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। सेलुलर संचार प्रणाली, जर्वगर्भी संचार प्रणाली, मोबाइल संचार प्रणाली, या उपग्रह संचार प्रणाली? दूसरा ऑप्शन है उपग्रह संचार प्रणाली, मोबाइल संचार प्रणाली, जलगर्भी संचार प्रणाली, सेकुलर संचार प्रणाली। सेकुलर संचार प्रणाली, उपग्रह संचार प्रणाली, जलगर्भी संचार प्रणाली, या मोबाइल संचार प्रणाली? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। पहले सेलुलर अर्थात सेटेलाइट वाले फ़ोन आया करते थे जिसमें एंटीना लगा हुआ रहता था, या जो रेडियो टाइप में आर्मी लोग यूज करते थे। उसके बाद उपग्रह संचालित प्रणाली आई जिसमें कि जो वाकी टॉकी यूज करते थे वह बिना एंटीना वाला यूज करने लगे। उसके बाद जो आया वह जलगर्भी संचार प्रणाली आया। उसके बाद मोबाइल संचार प्रणाली, यह आधुनिक संचार प्रणाली के रूप में देखा जाता है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रिंट मीडिया का स्थान अभिप्रेरित होता है, और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया समय अप्रेरित होती है, और मीडिया के अंतर्गत संगीत को समाहित किया जाता है। तो प्रिंट जो मीडिया होती है वह स्थान अभिप्रेरित होती है, तो अर्थात वह किसी विशेष स्थान से संबंधित होती है। ब्रॉडकास्टिंग अर्थात टेलीकास्टिंग एक निर्धारित समय पे होता है, यहाँ इस समय से इस समय तक टेलीकास्ट कोनो चीज़ लाइव हो रहा है कोई चीज़। तो और वही मीडिया के अंतर्गत संगीत को समाहित किया जाता है, तो वह मीडिया के अंतर्गत ऑडियो वीडियो सभी प्रकार के संगीतों को समाहित किया जाता है। तीनों कथन हमारे सही हैं, तो आंसर हमारा दिया है यहाँ तीनों कथन सही है। अगला, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? लिंक्डइन, ट्विटर, स्पाइस। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो कुछ साइट्स दी हैं और उनसे संबंधित संस्थापक हैं। तो हमें अगर नहीं पता है तो हम सबसे पहले देखेंगे किसको? हम ट्विटर को।
ट्विटर को हम जानते हैं, ट्विटर का सब किसने स्थापना? जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी सी का थर्ड हो जाएगा। तो हम देख लेंगे सी का थर्ड हमारा कहाँ है। तो सी का थर्ड हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो अब आइए देखते हैं क्या क्या है। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है टिम बर्नस ली से संबंधित है, अर्थात संस्थापक ये हैं। लिंक्डइन जो है वह हमारा रीड हॉफमैन से संबंधित है। ट्विटर जो है जैक डॉर्सी से संबंधित है। और माई स्पेस जो है यह टॉम एडर्सन से संबंधित है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? डिजिटल डिवाइड का सबसे बड़ा कारण सामाजिक आर्थिक असमानता है, यह कथन सही है। शिक्षा का व्यापक स्तर डिजिटल डिवाइड को बढ़ावा देता है, यह भी कथन सही है। कैसे? अगर एक तरफ शिक्षा की जो व्यापक स्तर है वह डिजिटल दुनिया को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, और वहीं जो अशिक्षित व्यक्ति हैं उन्हें इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं रहती है, यहाँ से वह उससे दूर भागेंगे, तो इससे असमानता बढ़ेगी। तो यह कथन दोनों कथन सही हैं। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जरूरी भी है कि कर्मचारियों को प्रोत्साहित करेंगे तभी विकास होगा। कारण दिया है क्योंकि जिससे विज्ञान शिक्षा कृषि उद्योग प्रतिरक्षा के मामलों में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो कारण भी सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है कि क्यों प्रोत्साहित करना जाए, ताकि देश की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला, लामबंदी का सामाजिक परिप्रेक्ष्य में क्या आशय है? आपस में जोड़ना, संघर्ष करना या समन्वय स्थापित करना, या ये सभी। तो लामबंदी जो है इसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत यह आपस है कि सबको आपस में जोड़ना, अर्थात एक समूह बनाना। अगला, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें व्यक्तियों की राजनीतिक व्यवस्था में रुचि व उदासीनता का ज्ञान होता है? अनुभविक अवस्थाएं, मौलिक अवस्थाएं, प्रभावी अवस्थाएं या मूल अवस्थाएं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, शायद मूल अवस्थाएं होता है, जिसमें व्यक्ति राजनीति व्यवस्था के प्रति उसमें रुचि व उदासीनता, यह रुचि न होकर, अगर व्यक्ति रुचि होता है तो वह उसकी मूल भावना होती है, और वह व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी से उदासीन होता है तो उसका व्यक्तिगत भावना होता है, न कि सामूहिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आस्था का संबंध निम्न में से किससे संबंधित माना जाता है? आदर्श से, मानदंड से, मूल्य से, विश्वास से। तो आस्था या धर्म जो है यह विश्वास से संबंधित होती है, और उसके अंतर्गत इन सभी को शामिल किया जाता है। अगला, कर्तव्य की आंतरिक भावना का विशेष रूप से बल देना किसका घोतक होता है? तो कर्तव्य की भावना, धर्म, नैतिकता, आचार, विचार। तो कर्तव्य की जो आंतरिक भावना है उसमें विशेष बल होता है नैतिक। अगर आप अपने नैतिक हैं तो अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन करेंगे, जो कि आंतरिक भावना से आप में आती है। आप नैतिक नहीं हैं, अनैतिक हैं, तो आप अपने वह भी आंतरिक भावना से ही होगा कि आप किस प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। नैतिकता से करेंगे तो आप सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह रहेंगे, और अनैतिकता से करेंगे तो आज के समय में लगभग सभी अनैतिक हैं जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगला, आचार शास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक व्यक्ति के निर्माण में किसकी भूमिका नहीं होती है? वर्ग, चरित्र, सामाजिक संरचना या आर्थिक अवस्थिति। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आचार शास्त्र के निर्माण में जो है आर्थिक अवस्थिति की कोई भूमिका नहीं होती है। तो आचार शास्त्र होता क्या है? नैतिकता, आचरण, यही आचार शास्त्र के अंतर्गत होता है, जिसमें चरित्र प्रमुख विशेषता होती है। उसके चरित्र का निर्माण कहाँ होता है? उसके सामाजिक संरचना या सामाजिक वर्ग के अंतर्गत, वह किस प्रकार की सोसाइटी में रहता है। तो इन तीनों चीज़ों का आचार शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जबकि आर्थिक अवस्थिति, आप देखते हैं आर्थिक अवस्थिति चरित्र निर्माण में क्यों जरूरी नहीं, हम इसका उदाहरण देते हैं। आप देखेंगे कई अमीर घर के बच्चे इतने बिगड़ैल होते हैं
उजड़ता करते हैं। और कई गरीब के बच्चे इतने शालीनता से पेश होते हैं, उनके पास भले से सुविधाएं नहीं होती हैं, फिर भी वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। वहीं अमीर घर के लड़के जो जिनके पास हर सुख सुविधाएं होने के नाते फिर भी वह अपने लक्ष्य का पालन नहीं करते। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला, भौतिकवाद के दर्शन के विषय में सत्य है। तो भौतिकतावाद के दर्शन के विषय में क्या सत्य है? भौतिकवाद में खान पान व रहन सहन में परिवर्तन आता है, तो यह कथन सही है। भौतिकवाद विचारों पर प्रभाव नहीं डालता, तो यह कथन गलत है। भौतिकवाद विचारों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। भौतिकवाद से विवाह संस्था में परिवर्तन नहीं आया, यह भी कथन गलत है। परिवर्तन आया है। भौतिकवाद से जाति संस्करण में परिवर्तन आया है, यह भी कथन सही है। और भौतिकवाद ने संयुक्त परिवार पर प्रहार किया है, अर्थात आघात किया है। तो यहाँ पर कथन 1, 4 और 5 कथन हमारा सही है। तो अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो भौतिकवाद में हमारा खान पान रहन सहन सब चीज़ चेंज हो रहा है, क्योंकि आज की हम पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं, जो कि भौतिकवाद की प्रधानता देखी जाती है। तो हमारे खान पीन रहन सहन कपड़े पहनने आदि में बदलाव आ गया है। जहाँ हम रोटी दाल खाते थे, वहीं आज आप देखेंगे मंचूरियन, चाउमीन, ये सब का कल्चर बढ़ता जा रहा है। यह भौतिकवादता का परिणाम है। अगला हमारा सत्य कथन है, और भौतिकवाद विचारों पर प्रभाव नहीं डालता है, यह कथन असत्य है। भौतिकवाद से विचारों पर प्रभाव पड़ता है। भौतिकवाद के विचारों का आज भारतीय समाज में इतना खुलापन हो गया है, जो कि आपको अपने चारों ओर दिखाई देता होगा। अगला है, भौतिकवाद के विवाह संस्था में परिवर्तन नहीं आता है, यह कथन गलत है। भौतिकवाद से विवाह संस्थाओं में परिवर्तन आया है। जब भौतिकवादता जितनी बढ़ती जा रही है, उतनी ही न्यूक्लियर फैमिली का निर्माण होता जा रहा है, अर्थात संयुक्त परिवार पर आघात हो रहा है, अर्थात टूट रहे हैं। अगला, भौतिकवाद से जाति संस्करण में परिवर्तन आया है। हाँ, आया है। कैसे आया है? पहले जहाँ जातियों के बीच छूत ऊंच नीच की भावना थी, वह खत्म हुई है, अर्थात विचारों में परिवर्तन हुआ है। आज व्यक्ति एक ही होटल में अलग अलग जाति के लोग बैठकर खा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन तो जरूर आया है। संस्कृतिकरण के माध्यम से कई जातियां उच्च जातियों का संस्कृत अपना रही हैं, और जातियां उन्हें अपना भी ले रही हैं। तो यह भी कथन अपने हिसाब से सही है। तो हमारा कौन सा 1, 4, 5 सही है। तो 1, 4, 5 हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आस्था के संदर्भ में सही है? आस्था पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित नहीं होती है। तो आस्था पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित नहीं होती है, यह बात सही है। आस्थाओं को अंधविश्वास से जोड़कर देखा जा सकता है, यह भी सही है। आस्था के प्रति विश्वास की भावना सार्वभौमिक व लघु स्तरीय रूप में होती है, यह भी कथन सही है। आस्था जो है एक व्यक्तिगत बात है। आज कहीं आप देखने को मिल जाता है, किसी का पिताजी जो है आस्था में लीन रहते हैं, लेकिन उनका पुत्र जो है आस्था से परे रहता है। तो आज के समय के लिए यह कथन सही है। तो यहाँ सभी कथन सही है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एजुकेशन से संबंधित स्टेटमेंट है, जिसमें एजुकेशन के साधनों की बात कही गई है, और उससे संबंधित कुछ प्रश्न है। तो देखते हैं। ये व्यक्ति के आंतरिक गुणों एवं क्षमताओं और सक्षमताओं में बाध्य अभिव्यक्ति की संज्ञा है। तो व्यक्ति की गुणों, आंतरिक क्षमताओं और सक्षमताओं को विकसित करने के लिए कौन सी शिक्षा के माध्यम से हम उसको विकसित कर सकते हैं? औपचारिक शिक्षा की मुख्य एजेंसियां क्या है? तो औपचारिक शिक्षा 2 प्रकार की होती है, एक औपचारिक होती है, एक अनौपचारिक। एक औपचारिक शिक्षा हम स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय में जाकर किसी एजेंसी या संस्था के माध्यम से प्राप्त करते हैं, और वहीं अनौपचारिक शिक्षा हम अपने परिवार, समाज, वातावरण के थ्रू प्राप्त करते हैं। इन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा के अंतर्गत भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, औपचारिक शिक्षा की मुख्य एजेंसी के रूप में हम विद्यालय को देखेंगे। अगला, बाकी यह राज्य, धर्म, परिवार या अनौपचारिक शिक्षा की एजेंसियां हैं। अगला है, शिक्षा का वह पर्यंत, शिक्षा वह रूप है जो मृत्यु पर्यंत तक चलता है, वह है। तो औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा या उपयोगी शिक्षा। तो जो अनौपचारिक शिक्षा अर्थात परिवार, धर्म, राज्य या समाज, समुदाय से हमें प्राप्त होता है, वह मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है, समाज से, व्यक्ति से या समूह से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।